अध्याय 3 पढ़ेंगे। अतीत में दबे पांव। ओम थानवी की जिसमें बहुचयनात्मक प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, यानी कि अभ्यासदय पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव शीर्षक रचना के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर आपका रह जाएगा ब ओम थानवी, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, ब सही है। प्रश्न नंबर 2, मुहनजोदड़ो का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर से मुर्दों का टीला, इसका भी ऑप्शन नंबर 6 सही है। प्रश्न नंबर 3, मुहनजोदड़ो का काल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ताम्र काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस सभ्यता के समकक्ष कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 6 के क और से, यानी मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक। प्रश्न नंबर 5, महाकुंड के पास मिले ज्ञानशाला के अवशेषों का क्या नाम था? तो इसका नाम था कॉलेज ऑफ प्रिस्टस। प्रश्न नंबर है 6, मुहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? तो कुलतरा गांव की याद आई थी। प्रश्न नंबर 6, मुहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। प्रश्न नंबर 8 है, मुहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? लगभग 85,000 उनकी आबादी थी। प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान कहते हैं, उत्तर ग्रिड प्लान। स्तूप से महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते का क्या नाम रखा गया? तो इसका तरह डिविनिटी स्ट्रीट, यानी देव मार्ग रखा गया। प्रश्न नंबर 11, मुहनजोदड़ो से रंगाई का छोटा कारखाना खुदाई के समय किससे मिला था? माधव स्वरूप वस्त्र को मिला था। प्रश्न नंबर 12, सिंधु सभ्यता की खूबी सौंदर्य बहुत है जो कि राज पोषित या धर्म पोषित न होकर था, तो इसका होता समाज पोषित था। प्रश्न नंबर 13, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और समृद्ध शहर था, तब मोहनजोदड़ो था। प्रश्न नंबर 14, लेखक के अनुसार सिंधु सभ्यता को आज के मुहावरे में कहा जाएगा लो प्रोफाइल सभ्यता। सिंधु सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग करने का वाला प्रमुख तत्व है तो प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का निर्धारित होना। प्रश्न नंबर आपका 13, लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरी, जिससे मोहनजोदड़ो का अर्थ बताते हुए इसके बारे में क्या धारणा व्यक्त की गई उससे लिखिए। तो इसका उत्तर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था मुर्दों का टिल्ला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इससे पुरातत्व का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इसके बारे में धारणा है यह है कि अपने समय में वह घाटी के सभ्यता का केंद्र अर्थात राजस्थानी रहा होगा। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी 85,000 थी। प्रश्न नंबर 2, ग्रिड प्लान से आप क्या समझते हैं? आधुनिक नगर नियोजन में कौन से शहर ग्रिड शैली के शहर? उत्तर, नगर नियोजन के समय एकदम सीधी आड़ी सड़क के बनावट को वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं, अर्थात नगर निर्माण में सड़कों को बिल्कुल सीधे या आड़े आकार में बसाया जाता है जिससे आमने सामने के भवनों को शुद्ध वातावरण प्राप्त होता है। वर्तमान ब्रासिलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद शहर इसी ग्रिड शैली के शहर है जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए गए। इसका उत्तर रहेगा कुलतरा कहाँ स्थित है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो कुलतरा जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों से निर्मित घरों वाला एक खूबसूरत गांव है, लेकिन उस गांव की खूबसूरती में एक कमी व्याप्त है क्योंकि वहां वासिंदे अपने स्वाभिमान के कारण राज्य से टकरार होने के कारण रातों रात घर छोड़कर चले गए और यह स्थान अब खंडर मात्र शेष है। यह सुंदर क्षेत्र स्वाभिमान के कारण आज भी वीरानों में तब्दील हो गया। प्रश्न नंबर 4 है कि कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई? सिंधु सभ्यता के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की सभ्यता पैदा हो गई। समस्या पैदा हो गई। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद कर दी गई है। प्रश्न नंबर 6, पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को देखकर उसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टस माना है? तो इसका उत्तर रहेगा महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक लंबी लंबी सी इमारत के अवशेष है। इसके बीच खुला बड़ा दलान है, 3 तरफ बरामदा है, इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं सटी हुई होती थी। उस नजरिए से कॉलेज ऑफ प्रिस्टस माना जाता है।
प्रश्न नंबर 7 है, पुरातत्ववेत्ता सिंधु घाटी सभ्यता को तर सभ्यता क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पुरातत्ववेत्ता सिंधु घाटी सभ्यता को तर सभ्यता कहते हैं क्योंकि वहाँ की खुदाई में पक्के ईंटों से बने 700 कुएं मिले हैं, एक महाकुंड मिला है, जल निकासी के लिए नालियों की सुंदर व्यवस्था है, एक दूसरे के विपरीत मुख वाले 8 स्नानागार मिले, नदी कुएं कुंड बेजोड़ पानी निकासी, इसलिए इस सभ्यता को तर सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, सिंधु सभ्यता के लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग थे, कैसे, उदाहरण देकर समझाइए। मोहनजोदड़ो उत्तर, मोहनजोदड़ो के घरों के आसपास तथा महाकुंड के बाहर गंदा पानी नहीं फैले, इसलिए वहां पर पक्की और समरूप आकार की ईंटों से बनी हुई नालियों का निर्माण किया गया। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। हर घर में एक स्नान घर है, घरों के भीतर से पानी या महल की नालियां बाहर होती तक आती है और फिर नालियों के जाल से मुड़ जाते हैं और इससे गंदा पानी नालियों में नहीं बहता और वो स्वच्छ बनी रहती है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, स्वास्थ्य के प्रति। नागर भारत का पुराना लैंडस्केप किसे कहा जाता है, उत्तर रहेगा नागर भारत का पुराना लैंडस्केप सिंधु सभ्यता की खुदाई से मिले बौद्ध स्तूप को कहा गया, जो 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों से निर्मित है। चबूतरे पर पैदा बौद्ध भिक्षु के कमरे में बने हुए हैं। अब उत्तरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, इसको हम पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न, अतीत में दबे पांव, पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के महाकुंड का वर्णन कीजिए। तो मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप के समीप एक महाकुंड अवस्थित है। यह कुंड 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा है। कुंड के उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां उतरते, इसके 3 तरफ शहादों के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियां में 8 स्नानागार घर बने हुए हैं। उन स्नान घरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है और यह कुंड सिद्ध वास्तुकला का सुंदर नमूना है। इस कुंड की खास बात यह है कि पक्की ईंटों का जमाव है, कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए। इसके लिए कुंड के तल में दीवारों पर ईंट के बीच में चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ। पार्श्व की दीवारों के साथ ही दूसरी ओर खड़ी थी गई, इसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग हुआ था। अब प्रश्न नंबर 2, कि अतीत में दबे पांव के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में खेती का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को उद्योग व्यापार की सभ्यता माना गया। बाद में नवीन खोजों के अनुसार यह माना गया कि वहाँ के लोग खेती करते तथा पशुपालन भी करते। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल पैदा करते और गेहूँ, जौ, चना, सरसों, कपास आदि पैदा करते थे। खेती के लिए पत्थर तथा तांबे में से बने औजार प्रयोग में लाए जाते थे। खेती के लिए कुओं के पानी का इस्तेमाल होता था। वहाँ खुदाई में प्राप्त मिट्टी की बनी पशु की आकृतियाँ, बैलगाड़ी आदि से यह पता चलता है कि लोग गाय, बैल या आदि पशु पालते थे तथा उनका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। अब प्रश्न नंबर 9, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में सिंधु सभ्यता को बताने वाली कौन सी वस्तुएं मिली थी। इसका उत्तर, अतीत में दबे पांव। पाठ के लेखक ओम थानवी ने बताया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकाली पंजीकृत वस्तुओं की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन अजायब घर में थोड़ी सी चीज़ें प्रदर्शित की गई थी। वे सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने में काफ़ी उनमें से काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे चाक पर बने विशाल मृत्यमांड, उन पर बने काले भूरे चित्र, चौपट की घोटियाँ, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, दूसरे खिलौने, 2 पाटन की चक्की, कंगे, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार, पत्थरों के औजार, तांबे व कांसे की बहुत सारी सुइयाँ थी। यहाँ नर्तकिया डांडी वाले नरेश की मूर्ति भी है। इसके साथ ही अजायब घर में तैनात अली नवाज ने बताया कुछ सोने चांदी के गहने भी